वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस सेक्शन में हम कर रहे हैं फ्लूइड्स का पेंडिंग सेक्शन, दैट इज हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स, सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट और कैपिलैरिटी एक्शन हमने कल कर लिया था, पिछले वीडियो में कर लिया था। और इस वीडियो में हम सिर्फ हाइड्रोडायनेमिक्स पे फोकस करेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर, ठीक है। अब हाइड्रोडायनेमिक्स का ये सेक्शन के तुरंत बाद आने वाला है इसका न्यूमेरिकल सेक्शन भी, तो आप लोग उसे भी आज ही कंप्लीट करोगे, ठीक है। विद दैट सेड, लेट्स जस्ट स्टार्ट। दिस इज फीनिक्स 1.0, द अल्टीमेट क्रैश कोर्स फॉर फिजिक्स। या लेट्स जस्ट स्टार्ट टुडे विद आवर वेरी फर्स्ट एलिमेंट इन हाइड्रोडायनेमिक्स। क्या है वो चीज कि भाई हाइड्रोडायनेमिक्स में फ्लूइड्स आ जाते हैं मोशन में और वो करने शुरू कर देते हैं फ्लो करना, ठीक है। अब जब भाई फ्लो करेगा तो वहां पे दो तरीके का फ्लो आता है। पहला वो वाला जो एकदम प्यारा सा है, सुकून वाला है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और एक वो वाला फ्लो जहां पे सब कुछ हिला हुआ है, लाइक टूटा फूटा सब कुछ बर्बाद है, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में कैसा होता है ना बच्चे, जो लिक्विड होता है उसके जो लेयर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे लेयर्स एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। दीज लेयर्स डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। इस लिक्विड के किसी भी पॉइंट पे अगर मैंने वेलोसिटी देखी, स्पीड देखा, तो एट एवरी पॉइंट द स्पीड विल बी सेम। इट्स अ वेरी इजी फ्लो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, आराम आराम से। लेकिन वहीं पे अचानक से बाढ़ आ जाए, ठीक है, लिक्विड के लेयर्स ऐसा 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 कैसे भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बाढ़ आ गई, लिक्विड ऐसा ऐसा ट्रैवल कर रहा है, हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है, स्टॉर्म आ गया, साइक्लोन आ चुका है, कोई भी केस में से वी से इट इज अ टर्बुलेंट फ्लो। बेसिक मीनिंग तो यही है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में स्पीड इज सेम थ्रू आउट, द लेयर्स डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, बट टर्बुलेंट फ्लो में द लेयर्स डू इंटरसेक्ट ईच अदर। अब हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि कोई स्ट्रीम जो है बच्चे वो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। सो वी हैव एन एलिमेंट कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बच्चे, हमारे पास एक एलिमेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। वो क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसा फैक्टर है जो मुझे बताएगा कि मेरा लिक्विड का जो फ्लो है दैट इज स्ट्रीमलाइन और नॉट। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फर्स्ट। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इस क्रिटिकल वेलोसिटी वाले टर्म में ना मैं एक नंबर लेके आऊंगा कॉल्ड एज रेनॉल्ड्स नंबर। Remember that will be our deciding factor. Reynolds number is our game changer, ठीक है बात। अब जरा ध्यान से देखो, क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जिससे ज्यादा अगर वेलोसिटी दे तो स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट बन जाएगी, उससे पहले वो स्ट्रीमलाइन है, ठीक है। अब ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है ना, ये डिपेंड करता है कुछ कुछ फैक्टर्स पे। सबसे पहला ये डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। अब भाई विस्कोसिटी क्या चीज है, जो लिक्विड लेयर्स होते हैं बच्चे, उन लेयर्स के बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब सिंपल भाषा में समझो तो लिक्विड फ्रिक्शन और कुछ भी नहीं। व्हाट इज विस्कोसिटी बच्चे, सिंपल सीधा साधा लिक्विड फ्रिक्शन, गेम खत्म, ठीक है। अब विस्कोसिटी जो है बच्चे वो मेरा जो क्रिटिकल वेलोसिटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये ऐसा नंबर है जो आपको बताएगा कि भाई मेरा लिक्विड कितना विस्कस है, जितना ज्यादा विस्कस उतना ज्यादा वो लिक्विड थिक होगा। जैसे हनी और वाटर के केस में हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है, वाटर की विस्कोसिटी कम है। इनफैक्ट कॉफी और वाटर के बीच में भी आप देखोगे तो कॉफी की विस्कोसिटी ज्यादा है और हनी की विस्कोसिटी काफी कम है। तो वी सी इज दिस, ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। भाई जो भी लिक्विड है ना उसकी डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर किसी लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी कम होगी। ऑल्सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डी। भैया ये डी क्या है, ये डी है मेरा डायमीटर ऑफ पाइप, पाइप का डायमीटर ये। अब मैं इन सारी चीजों को अगर कंबाइन करता हूं तो कैन आई सिंपली राइट दैट डाउन एज Vc is proportional to eta, which is coefficient of viscosity, divided by density times the diameter. अब मैं इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, एक कांस्टेंट डालने का। क्या डालने का बच्चे, कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट डाला है ना मैंने, इस कांस्टेंट को कहा जाता है रेनॉल्ड्स नंबर। क्या कहा जाता है बच्चे, रेनॉल्ड्स नंबर। अब यहाँ पे ये रेनॉल्ड्स नंबर बहुत कुछ बताता है। अगर इसकी वैल्यू 1000 से कम है तो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। दिस कैन बी अ डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट इन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो हमेशा। अगर इसकी वैल्यू 2000 से ज्यादा है तो ये क्लियरली टर्बुलेंट फ्लो है। बट तुम बोलोगे सर 1000 से कम है तो स्ट्रीमलाइन,
2000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट, 1000 से 2000 के बीच में है तो इट कैन बी स्ट्रीमलाइन, इट कैन बी टर्बुलेंट फ्लो, उसका हमें पता नहीं होता, बट वी कैन से द लिक्विड इज अनस्टेबल, द लिक्विड इज व्हाट बच्चे, अनस्टेबल। दिस इज समथिंग दैट यू विल ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब बात हम विस्कोसिटी की कर ही रहे हैं, बरोबर, तो उसको जरा समझ लेते हैं। यस भैया, व्हाट इज विस्कोसिटी? What is viscosity? As I said, ये मेरा लिक्विड लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन है। ये क्या है बच्चे? मेरा लिक्विड लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन। अब लिक्विड लेयर्स के बीच के फ्रिक्शन को हम कुछ ऐसे समझाते हैं। मान लो हाँ यार, छी कितना गंदे डायग्राम बन रहा है यार कल से। हाँ देखो, ये तुम्हारा लिक्विड के लेयर्स है, इनका आपस में जब ये भैया आगे जाएगा तो इनका इस लेयर के साथ कुछ तो फ्रिक्शन बैठेगा ना, and that friction is explained by viscosity, that friction is explained by viscosity। अब viscosity को समझने के लिए सबसे पहली चीज जो हमारे पास है that is called as coefficient of viscosity। what is it called as बच्चे? coefficient of viscosity, जो हमने अभी पिछले वाले स्क्रीन पे लिखा था and we explained it as eta, ठीक है, वी एक्सप्लेन इट एज ईटा। अब ये क्या कहता है ना, दैट द फ्रिक्शनल फोर्स, द विस्कोसिटी फोर्स, द विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ दीज लेयर्स एंड इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू देयर वेलोसिटी ग्रेडियंट। भाई वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है जरा समझ के लेते हैं, जरा ध्यान से देखना। तो भाई मान लीजिए ये आपका एक लेयर है लिक्विड का, ये दूसरा लेयर है लिक्विड का, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है लेट्स कॉल इट एज dx, इनके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है लेट्स कॉल इट एज dv, और इन लिक्विड का जो एरिया है ना लेट्स कॉल इट एज a। तो अब fv आ गया बच्चे मेरा प्रोपोर्शनल टू एरिया एज वेल एज dv by dx, इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एज वेल एज dv by dx। अब मैं अगर इन दोनों को साथ में जोड़ दूं तो क्या मुझे a dv by dx मिल जाएगा? यस। अगर a मिल गया है तो मैं जैसे a को रिलीज करता हूं तो मेरा जो विस्कस फोर्स है वो बन जाता है ईटा a dv by dx। तो अगर कभी मेरे पास एक लिक्विड है, क्या है बच्चे मेरे पास एक लिक्विड, तो एक लिक्विड के लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स होता है उसकी अगर किसी ने वैल्यू पूछ ली तो ये हो जाएगा आपका आंसर, खत्म, और कुछ सोचने का नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो आपके बुक में है दैट इज ऑन पेज नंबर, व्हाट इज दिस पेज नंबर 47, and that is Stokes law। what is that बच्चे? Stokes law। what is Stokes law? ध्यान से समझ लेते हैं अभी। we are discussing Stokes law। भाई Stokes law क्या है? अगर तुम्हारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें तुमने फ्लूइड भर रखा है इसके अंदर फ्लूइड। अब इस कंटेनर के अंदर मैंने एक मेटालिक बॉल लिया और उसको ड्रॉप कर दिया, सीधा सीधा, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको। एक मेटालिक बॉल लिया और इसे ड्रॉप कर दिया। हम सबको पता है कि जो मेटालिक बॉल होगा उसका जो एक mg होगा वो नीचे की तरफ आएगा, बरोबर, बट लेट मी टेल यू जो विस्कस फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ आएगा। विस्कोसिटी वाले जो फोर्सेस होते हैं वो रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं, फ्रिक्शन फोर्सेस है ना, तो जो भी मोशन रहेगा उसको अपोज करेगा, ठीक है। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि जो विस्कोसिटी वाला फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ दिस बॉल, इट इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द बॉल एंड इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और जैसे मैं सबको जोड़ दूं तो मुझे आ जाता है मेरे विस्कस फोर्स का फॉर्मूला 6 पाई ईटा आरबी। 6 पाई जो है वो कांस्टेंट है जो हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। बात समझ गए? चलो ये हो गया हमारा स्टोक्स लॉ। अब बढ़ते हैं आगे टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखेंगे आगे विथ पहला, सॉरी हमने बोला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बट लिस्ट में पहले टर्मिनल वेलोसिटी है। तो क्या है टर्मिनल वेलोसिटी, पहले वो खत्म है। बहुत आसान है यार, बहुत ज्यादा आसान है, तुम्हें बस बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए, बेसिक। जैसे मान लो तुमने एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, अब मैं क्लोज्ड बना रहा हूँ, इन रियलिटी ये क्लोज कंटेनर नहीं है, ये एक ओपन कंटेनर है, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। लो भाई कर दिया ओपन। हाँ, इसके अंदर फ्लूइड भरा पड़ा है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा पड़ा है। मैंने इसमें ना एक मेटालिक बॉल डाल दिया, अब इस मेटालिक बॉल का जो डाउनवर्ड फोर्स आएगा दैट इज बच्चे mg,
जो वेट आएगा दैट इज mg। अब एक विस्कस फोर्स लगता है ऊपर जो हमने अभी पढ़ा 6 पाई ईटा rv, और इसके अलावा एक बॉयंट फोर्स लगेगा। भैया ये बॉयंट फोर्स क्या है? ये आर्किमिडीज ने बताया था। इन्होंने कहा था कि अगर एक कोई लिक्विड है जो किसी आप लिक्विड के अंदर किसी बॉल को डिप कर रहे हो तो लिक्विड फुल रेजिस्ट करती है, उसको अंदर नहीं जाने देती है, राइट? दैट इज द फोर्स दैट इज वर्किंग देयर इज बॉयंट फोर्स, ऑलराइट। तो इन्होंने कहा कि अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना है तो आपका जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स है वो आपके टोटल अपवर्ड फोर्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब mg, m इज द मास ऑफ बॉडी, तो क्या मैं उसे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकता हूं? यस। वॉल्यूम क्या आएगा? मैं लिखूंगा इसके स्फेरिकल है तो उसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी ऑफ सॉलिड ये हो गया m के लिए, ये हो गया m g इज इक्वल टू विस्कस फोर्स के फॉर्मूले के अनुसार 6 पाई ईटा rv। v क्या है? जिस वेलोसिटी के साथ वो नीचे जा रहा था, जिस स्पीड के साथ वो नीचे जा रहा था sorry, r is nothing but the radius of the sphere, fb is the buoyant force. What is buoyant force again? Buoyant force is the force supplied by the liquid, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू g। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज बेसिकली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो टेक्निकली देखा जाए तो यही फॉर्मूला है, बट यहाँ पे जब मैं डेंसिटी लेके आऊंगा मैं लिक्विड की डेंसिटी लिख दूंगा। ये एक छोटा सा गेम हो जाता है, ठीक है। अब मैं ना इस पूरे 4/3 पाई आर क्यूब रो एल जी को उठा के उस तरफ शिफ्ट कर दूंगा और कॉमन फैक्टर में ले लूंगा 4/3 पाई आर क्यूब जी। जो बच जाएगा दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। दिस वी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं बच्चे हम इसे? टर्मिनल वेलोसिटी। एक रेडियस ने एक रेडियस को मार दिया, स्पाई ने स्पाई को मार दिया, 2 2s are 2 3s are, so अब बच गया मेरे पास क्या? 2r²g डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 ईटा v। अब मुझे अगर v में इंटरेस्ट है तो 3 और ईटा को उस तरफ धकेल दो तो वो आपका जाएगा 2/9 r²g बाई ईटा डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। That is it for the game. This is your terminal velocity. अब भाई टर्मिनल वेलोसिटी खत्म होने के तुरंत बाद आ जाता है हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बहुत ज्यादा आसान है ये चीज, बहुत ज्यादा। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? ध्यान से समझना। सोचो अगर मेरे पास एक पाइप है, बहुत आसान है ये चीज, वेरी स्वीट इट इज, वेरी फनी नहीं, वेरी क्यूट इज दिस आंसर। मेरे को तो क्यूट लगता है भाई। एक पाइप है मेरे पास, ठीक है। यहाँ का एरिया A1 है इस पाइप के एंट्री का और इस पाइप के एग्जिट का A2 है। यहाँ पे जो वेलोसिटी जिस स्पीड से ये लिक्विड अंदर जा रहा है उसकी वेलोसिटी को अगर मैंने v1 से डिनोट कर दिया और बाहर आने वाली वेलोसिटी को अगर मैंने v2 से डिनोट कर दिया तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज एसेंशियली सिंपली a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। यही है मेरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दैट्स इट। अब सवाल क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की शुरुआत कहाँ से होती है? सोच के यह है, देखो जरा समझ के लिए भाई। द सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जितना लिक्विड अंदर जाएगा उतना ही लिक्विड बाहर आएगा, बरोबर। मतलब यहां से अगर मैंने m1 मास का लिक्विड अंदर भेजा है तो यहां से भी m1 मास का ही लिक्विड बाहर आएगा। ऐसा नहीं है ना कि भाई पानी बीच में गायब हो जाएगा। हाँ, पानी बीच में गायब हो सकता है क्या भाई? ठीक है, मैंने इसको m2 लिख दिया। m1 इज इक्वल टू m2। भाई मास क्या होता है? मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम होता है बच्चे एरिया इंटू लेंथ। बात समझ गया? अब अगर मैंने इस चीज को लिया और इसको विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड कर दिया तो मुझे आ जाएगा। सबसे पहले तो ये विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करने से पहले काट डालो इसको, कर गया। अब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कर दो दोनों साइड, मिल गया आपका a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है that the mass rate is constant. What is mass rate? It is nothing but dm
बाई डी टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने यहाँ पे पहले मासेस को इक्वेट करा और यहाँ पे उसको टाइम से डिवाइड करके सेम चीज डराइव कर ली। दैट इज योर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बस दैट इज दियर एंटायर गेम भाई। अगला वाला कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट लवलीस्ट, आई लव दिस कॉन्सेप्ट, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इट्स कॉल्ड एज बर्नौलीज इक्वेशन। बच्चे इतना गंदा हेट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, जबकि ये कॉन्सेप्ट इतना गंदा है ही नहीं। सच्ची बता रहा हूं, बिल्कुल गंदा नहीं है कॉन्सेप्ट। ठीक है, आओ लेट्स टॉक अबाउट बर्नौलीज इक्वेशन। Bernoulli's equation. What is Bernoulli's equation? सुनो सबसे पहले ये सुनो भाई, जब भी मैं फ्लूइड्स की बात करता हूं तो उनके पास तीन प्रकार की एनर्जी होती है। एक काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है और एक प्रेशर एनर्जी होती है। ये ध्यान में रखना। अब आप लोग का ये क्रैश कोर्स है तो आई एम अज्यूमिंग कि आप प्रेशर एनर्जी से थोड़ा सा वाकिफ हो। What is kinetic energy? Basic understanding half mv square. What is potential energy? Basic understanding mgh. What is pressure energy का basic understanding P delta V. What does Bernoulli equation say? It says that kinetic energy per unit volume plus potential energy per unit volume plus pressure energy per unit volume is constant. ये है इनका कहने का मतलब, ये है बर्नौलीज इक्वेशन। अब मैं इसका एक एक्सप्रेशन बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका कोई एक्सप्रेशन बने। तो मैंने बोला ठीक है भाई, बनाना है एक्सप्रेशन तो बना देते हैं। यहाँ पे द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। क्या है बच्चे यहाँ पे? टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। सो अगर मैंने मान लीजिए कोई पाइप लिया, ठीक है, इस पाइप में से लिक्विड फ्लो हो रहा है। इस पाइप में से क्या फ्लो हो रहा है बच्चे? लिक्विड। यहाँ पे एंट्री मारने वाली लिक्विड की वेलोसिटी v1, यहाँ पे जाने वाली की वेलोसिटी v2। मैं इसी रेफरेंस फ्रेम पकड़ के चल रहा हूँ। तो हाइट 1 इज क्लियरली 0 और हाइट 2 को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे h। ठीक है, दोनों पॉइंट्स का हमने v निकाल लिया, h निकाल लिया। अब जरा सा सोचना, if total energy is conserved then that means kinetic energy plus potential energy plus pressure energy in point 1 should be equal to kinetic energy plus potential energy plus pressure energy at point 2. That is very basic, right? अगर energy का loss नहीं है, it's a non-viscous fluid. If it is what बच्चे? A non-viscous fluid. A non-viscous fluid का मतलब क्या है? There is no liquid के बीच का internal friction, and when there is no internal friction, no loss of energy. अरे हाँ नहीं, बरोबर। अब kinetic energy in the first case, we'll just write it as half mv1 square plus mgh1 plus p1 delta v is equal to kinetic energy in the second case, half mv2 square plus mgh2 plus p2 delta v. Now what I'm going to do is I'm going to write every mass, हर mass को मैं convert कर दूंगा density into volume में। तो ये बन जाएगा मेरा हाफ रो v v1 स्क्वायर प्लस रो v, एक सेकेंड मिस्टेक करने ही वाला था मैं इसे लिखूंगा हाफ रो डेल्टा v इंटू v1 स्क्वायर प्लस फिर से मास आ गया, हटा दो मास को और लिख दो वहां पे क्या बच्चे? रो इंटू डेल्टा v gh1 प्लस p डेल्टा v इज इक्वल टू हाफ रो डेल्टा v v2 स्क्वायर प्लस रो डेल्टा v gh2 प्लस p2 डेल्टा v। अब क्या करूंगा ना, मैं सारे डेल्टा v को कट कर दूंगा। डेल्टा v कट गया, 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 डेल्टा v कट गया। बात समझ आए? अब जो बच गया है ना, दैट इज योर बर्नौलीज इक्वेशन। खत्म। हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 plus P1 is equal to half rho V2 square plus rho GH2 plus P2। क्या मिला हमको फाइनली? हमको फाइनली मिल गया हमारा हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 प्लस P1 is equal to half रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 प्लस P2। प्लीज अंडरस्टैंड, ये प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ये रो GH2
पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। हाफ रो v1 स्क्वायर, ये अगेन काइनेटिक एनर्जी नहीं है बच्चे, ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, समझ गए ये चीज। अब इसके कुछ एप्लीकेशन है हमारे बुक में, वो कुछ एप्लीकेशन समझ लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। पहला लाइन तुम याद करोगे, लेट फ्लूइड फ्लोस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, खत्म स्टोरी। इतना तो एक कंटेंट है जो आपको याद रहना चाहिए कि भाई लिक्विड जो होते हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक ट्रैवल करती है, बरोबर। अब जरा ध्यान से देखना, पहला एप्लीकेशन इज एटमाइजर। व्हाट इज दिस एटमाइजर? एटमाइजर इट्स लाइक स्प्रे जैसा होता है। पुराने जमाने में पता है परफ्यूम्स कैसे होते थे? ठीक है, मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ ड्रॉ करने की। आई नो आई एम रियली बैड एट इट, बट आई जस्ट गिव इट अ ट्राई। एटमाइजर बनाने का एक ऐसा ना नीचे बॉटल, अभी देख, ये तो नहीं होगा, तुम देखे नहीं होंगे, बट तुमने पेस्टिसाइड, पेस्ट कंट्रोल वाला देखा होगा। पेस्ट कंट्रोल वाले के पास ना एक ऐसा नीचे एक पिचकारी जैसा स्प्रे होता है, ठीक है, जहाँ पे सारा पेस्टिसाइड जो होता है वो नीचे एक ऐसा डब्बे, कोनिकल डब्बे में होता है, ऊपर होती है भाई तुम्हारी पिचकारी। ठीक है, और यहाँ पे होता है उसके पास एक प्रेशर अप्लाई करने के लिए डिवाइस। बेसिकली वो पिस्टन है, जहां से प्रेशर अप्लाई करते हैं वो पिस्टन है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसे नाम दे देंगे पिस्टन। अब जरा समझो होता क्या है। सबसे पहले वो पिचकारी लेता है, ऐसा खोलता है, पूरा खाली छोड़ता है। जब वो खाली छोड़ेगा ना तो क्या करता है ना, ये अंदर का जितना भी ट्रैप्ड एयर होता है ना, वो सारे एयर को निकाल के बाहर फेंक देता है, थ्रोज द एयर आउट फर्स्ट। और जैसे उसने सारा का सारा हवा बाहर फेंक दिया, अंदर हो गया खाली जगह। खाली जगह का मतलब लो प्रेशर एरिया। अब जैसे ही लो प्रेशर पता चला, हुआ क्या, यहाँ पे जो रखा सारा का सारा फ्लूइड था वो आया ऊपर तैरने, और जैसे वो ऊपर आया, यहाँ से पिस्टन ने दबा दिया और सारे लिक्विड को बाहर फेंक दिया। लॉजिक समझ आया? हुआ क्या, सबसे पहले हमने इस पिस्टन को लिया और दबा दबा के सारा का सारा अंदर का एयर बाहर फेंक दिया। Once the air is thrown out, then what happens is we create a low pressure area here, whereas a high pressure area here. And हम सब ने पढ़ रखा है ना कि भाई liquid flows from high pressure to low pressure. And जैसे liquid यहाँ से flow हुआ, piston आया और सारे liquid को बाहर ढकेल दिया। This was the logic used in an atomizer, a pesticide spray. Earlier people used to use them in your perfumes. ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखो। तुमने देखा होगा कि जब स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उस समय जो घर होते, ऐसे वाले घर होते हैं ना जो सॉलिड फाउंड रूफ के साथ नहीं होते हैं, कंक्रीट नहीं होते हैं, ठीक है, उनमें कभी तुमने सुना होगा कि भाई छत उड़ गई है, क्या हो गया अचानक से। देखो लॉजिक लगाओगे तो छत जो है वो उस मतलब चीजें इस पे गिर जानी चाहिए, दैट इज हाउ द छत वुड ब्रेक। बट तुमने सुना छत उड़ के भाग गई है, ऐसा तो सुना है, तुमने देखा भी होगा। ठीक है, तो कैसे होता है ये चीज, जरा समझो। अब स्टॉर्म आ रही है, ठीक है, स्टॉर्म मतलब तेज हवाएं। तेज हवाएं जब चली जाती है तो यहाँ पे ना एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर लेती है, जबकि तुम्हारे घर के अंदर एक हाई प्रेशर एरिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जैसे ही बाहर का लो प्रेशर होता है और घर के अंदर का प्रेशर अगर ज्यादा हो जाए तो घर के अंदर की चीजें बाहर जाने को तैयार है, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। समझ आया? दैट्स अगेन, इसी कारण से ये जो रूफ होता है ना वो आपका उड़ जाता है। आप लोगों ने ये जो अगला एग्जाम्पल है शायद ट्रेन में फील किया भी होगा। अगर आप पटरी पे हो, ठीक है, मान लीजिए ये आपकी ट्रेन है, ठीक है, ये भाई आपकी ट्रेन है और आप यहाँ, आप अगर पटरी पे हो, पटरी पे नहीं हो यार, अब तुम प्लेटफॉर्म पे हो, पटरी पे क्यों जाओगे, ठीक है, अगर ये प्लेटफॉर्म है तुम्हारा तो यू मस्ट हैव रियलाइज कि यहाँ पे ना कहीं एक येलो कलर का लाइन बना होता है, तुम्हें बोला जाता है इधर खड़े होने को, ठीक है, तुम यहाँ खड़े होना चाहिए, ये येलो लाइन को क्रॉस नहीं करना है, ये तुम्हें पहले से इंस्ट्रक्शन होती है। क्यों होता है ऐसा बता देता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे आंखों के सामने से ट्रेन चली गई, तो वो अपने साथ साथ बहुत सारा एयर लेके चली जाती है। जब वो सारा का सारा एयर लेके चली जाती है तो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर दिया था तुम्हारे सामने, और तुम्हारे पीछे क्या है, हाई प्रेशर एरिया। अब तुम्हें एक फील आता है, पुश आता है हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, एंड देयरफॉर यू कैन फील दिस वियर्ड सेंसेशन ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म वंस द ट्रेन पासेस अवे।
एंड दैट इज बिकॉज ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो दैट वाज योर एंटायर टॉपिक ऑन हाइड्रोडायनेमिक्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर चैप्टर बाय नाउ, फ्लूइड्स भी और हाइड्रोडायनेमिक्स भी। विद दैट सेड आज हम यहाँ पे रोकेंगे। और अगर तुमने भाई सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर लो यार, कर लो नहीं, अपने सब्सक्राइब तो करो ही करो, बट गो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, दे माइट रियली रियली नीड दिस एज ऑफ नाउ। ठीक है, मेरे को पता है यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई कोशिश करो और इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। विद दैट सेड, बाय बाय, हैव अ गुड डे।